हेलो बच्चों पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। ठीक है, लाइन टू लाइन करेंगे। आप लोगों ने बुक लेनी है, आप लोगों के साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। बुक और पेन बहुत है उसमें। साथ में क्वेश्चन में दूंगा, जो क्वेश्चन तकरीबन हर स्कूल में आते हैं वो क्वेश्चन आपके साथ में मार्क कर जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट हो। फ्रंट पेज आ गया, फर्स्ट वाला पेज। तो इसको बाद में करेंगे, ये बताऊंगा क्यों बाद में शुरू क्यों करने लगे हैं। पहले हम स्टोरी शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू हो गया। पहला अब हमारा आ गया कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फ्रांस। स्टोरी है, एक कंट्री है फ्रांस। उस फ्रांस में 1774 की बात है। 1774 में एक राजा बैठा है, राजा का नाम था लुई 16। वो राजा गद्दी पे बैठा। जब वो गद्दी पे बैठा तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? वो वन फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, तो बाद में मैं ट्राई कर दूंगा तो कीवर्ड्स पहले सुन लो। जब वो गद्दी पे बैठा तो उसने देखा कि सारा खजाना खाली पड़ा है। उसकी मैरिज हुई है, 20 ईयर्स की एज में उसकी मैरिज हुई है। किसके साथ मैरिज हुई है? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। उसके साथ मैरिज हुई और फिर देखा कि गद्दी पे तो जो खजाना तो सारा खाली पड़ा है। अब खजाना खाली क्यों हुआ है? तो ये वो हमने 5-6 कॉजेज पढ़े। पहला ये कि फ्रांस के इंग्लैंड के साथ काफी लंबी वॉर चलती गई, उस वॉर में सारे पैसे चले गए। दूसरा, इंग्लैंड ने अमेरिका को अपने अंदर रख रखा हुआ था, तो अमेरिका इंडिपेंडेंट होना चाहता था। तो फ्रांस ने अमेरिका की बहुत हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की कि जो मेरा दुश्मन है इंग्लैंड, उससे अब आजाद हो जाओ। इसलिए भी सारा पैसा वहां चला गया। इन्होंने कर्ज लिया था, उसका इंटरेस्ट देना, ब्याज देना पड़ता था, उस ब्याज में बहुत सारे पैसे चले गए। तो इस तरह से, और बहुत बड़ा पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साई, जो वर्सलीज कहता है, वर्साई कहते हैं। तो वहां पे पैलेस में एक्स्ट्रा खर्च बहुत हो रहा था, नौकर बहुत रखे हुए थे। रानी थी, वो बड़ा फालतू खर्च करती थी। तो इस तरह से ये 5-6 कारण है जिसके कारण वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि वहाँ जो फ्रांस की व्हाई द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस वाज बैड व्हेन लुई 16 सैट ऑन द थ्रोन, जो गद्दी पे बैठा। यहाँ पे जब वो राजा गद्दी पे बैठा तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, लेट्स डिस्कस। आगे यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, आ गया ये वाला 1774 की बात है, लुई 16 है। अब जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये मार्क्स में भी आ जाएंगे और यहाँ आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये वर्ड्स की वर्ड्स है। यहाँ लुई 16 कौन सी फैमिली का करता है? वो वन फैमिली का है। ठीक है, वो गद्दी में बैठा, कौन सी गद्दी में बैठा? थ्रोन ऑफ फ्रांस। 20 ईयर्स की एज थी उसकी। उसकी मैरिज हुई, किससे हुई? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया वाला कंट्री है। मैरी एंटोनेट, हाउ टू प्रोनाउंस? मैरी एंटोनेट, उससे मैरिज हुई है। जब वो गद्दी पे बैठा तो उसने क्या देखा? न्यू किंग ने देखा कि एम्प्टी ट्रेजरी, सारा खजाना खाली पड़ा है। अब ये है कि खजाना खाली क्यों हुआ करके? एक तो आगे लंबी लड़ाई चली थी, ठीक है, और लंबी लड़ाई चली इंग्लैंड के साथ। तो ड्रेन द फाइनेंशियल, में सारे पैसे खत्म हो गए फ्रांस के। एक को ये हो गया। फिर साथ में एक्स्ट्रा वैगन कोड, तो जो पैलेस था, महल था, पैलेस ऑफ वर्साई, तो वहां पे बहुत खर्चा हो रहा था। ये वाला हो गया। उसके बाद लुई 16 ने हेल्प की थी अमेरिकन 13 कॉलोनीज की इज टू गेट इंडिपेंडेंस। क्यों? अपने इंग्लैंड के एम के खिलाफ। तो उसके कारण भी सारे पैसे खर्च हो गए। अब और क्या दिखते हैं? उसके बाद दिखते हैं अपना सारा टू मीट रेगुलर पैसा खर्चा करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अदर कोड को करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, सारा काम करने के लिए बहुत पैसे उसे खर्च हो गए थे। इसलिए फिर राजे ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ा दिए, लोग गुस्से आएगा।
ये हमारा आंसर आ गया कि उस समय इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। यहाँ इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लुई 16 ने टैक्स क्यों बढ़ाई थी, जो आया था उसे टैक्स क्यों बढ़ाई थी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत माड़ी थी। वो ये सारा पॉइंट सारे कार्य में लिखता है। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पेपर में ये लिखा हुआ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया ये वाला कि हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये हमारा क्वेश्चन है कि उस समय फ्रांस में सोसाइटी कैसी थी। तीन तरह के लोग थे, ठीक है। एक जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें चर्च वगैरह आ गए, ठीक है, और रिलीजियस लोग आ गए, प्रीस्ट आ गए। सेकंड नोबिलिटी आ गई, जो जमींदार वगैरह आगे करते हैं, ठीक है, नोबल्स आ गए। थर्ड हमारा स्मॉल पीसेंट्स, लैंडर्स, जो वर्कर्स हैं वो लोग आ गए। तो तीन तरह के लोग थे। अभी मैं यहाँ फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख लो। तीन तरह के लोग थे। फर्स्ट स्टेज में क्लर्जी मतलब उनके चर्च और फादर प्रीस्ट वगैरह आ गए। दूसरा नोबिलिटी, जमींदार वगैरह आ गए। थर्ड स्टेट में गरीब लोग आ गए, बिजनेसमैन आ गए, पीजेंट्स आ गए, आर्टिस्ट्स आ गए, स्मॉल वर्कर्स आ गए। तो ये सारे लोग आ गए। तो ये ऐसी सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी। ये हो गया। उसके बाद फिर हमें बताना है कि ये सारा सिस्टम है और सोसाइटी में क्या था। उसमें ये था कि जो पीजेंट्स थे 90% तो पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी करके, तो उनके पास लैंड क्या थी, बहुत कम लैंड थी उनके पास। 60% जो लैंड थी वो किसके पास थी, नोबल्स और चर्च के पास थी, रिच लोगों के पास थी 60%। जो फर्स्ट टू स्टेट्स के लोग हैं, जो फर्स्ट क्लर्जी और नोबिलिटी आ गया, तो वो लोग क्या थे, नोबिलिटी है, सारे उनको प्रिविलेजेस फैसिलिटीज मिली हुई है। वो फैसिलिटीज बाय बर्थ फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, बाय बर्थ एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी क्या थी, एग्जम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स। उन लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता था, ये सबसे बड़ा फायदा था। और सारा टैक्स कौन दे रहे हैं, गरीब लोग दे रहे हैं। अमीर लोग कोई टैक्स नहीं दे रहे और गरीब लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे क्या है, जो गरीब लोग थे थर्ड स्टेट, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। नोबल्स मतलब जमींदार, जमींदारों को फ्यूडल प्रिविलेजेस माने टैक्स लेने, गरीबों से जमींदारी टैक्स लेना, वो भी इनको मिला बहुत करके। अगले पेज में फोटो देखेंगे, ठीक है, कि कैसे जमींदार है गरीबों से टैक्स लेने करके। कौन से टैक्स लेते थे, फ्यूडल ड्यूज, ये टैक्स का नाम आ गया करके। कास्ट किससे लेते हैं, फार्मर से लेते हैं। फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उनको उनके काम करने पड़ते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार क्या कहाँ काम करने पड़ते हैं, दे हैव टू वर्क, उनके घरों में काम करना पड़ा, खेतों में काम करना पड़ रहा है, उनकी आर्मी में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, उनके लिए रोड्स बनानी पड़ रही है। तो ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई थी, ये हमने सारा कर लिया। उसके बाद आज, ठीक है, कि हमारा इसमें ना ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो गरीब लोग थे उनको कौन कौन से टैक्स देने पड़ते थे। यहाँ फिर इसका पेपर ये क्वेश्चन ये आ जाता है, द बर्डन एंड बोझ, द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। सारा जो पैसे का बोझ था, टैक्सेस वाला बोझ, किसको, सिर्फ खाली थर्ड स्टेट के ऑफिसर के ऊपर ही था। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इसको बताओ तो कौन कौन से उनके सर के बोझ थे। एक तो हमने पढ़ लिया, ऊपर वाला पढ़ लिया, फ्यूडल ड्यूज वगैरह टैक्सेस उनको देने पड़ते थे, ये सारे काम आ गए, ये देना पड़ रहा है। उसके बाद चर्च है, वो चर्च उनसे टैक्स ले लिया, जो चर्च टैक्स ले लिया उसको ये बोलते हैं, कोई टिथेस कहता है, टिथ्स कहता है, हमको का स्पेलिंग लर्न करने हैं। तो ये चर्च उनसे टैक्स किससे ले, फार्मर से टैक्स ले लिए। और उसके बाद उनको जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है, उसको ये बोलते हैं टेन, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स देने पड़ रहे हैं उसमें आगे जैसे टैक्स ऑन सॉल्ट, टबैको, ये टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल क्या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा टैक्स, हमारा क्वेश्चन आ गया कि जो गरीब लोग हैं उनको कौन से टैक्स देने पड़ते थे, ठीक है, विच टैक्सेस वर गिवन बाय द थर्ड स्टेट। ये यहाँ फिर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये लाइन क्वेश्चन आ रही है, ये वाली लाइन क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये जो लाइन है ये क्वेश्चन आ गया, ये वाली लाइन क्वेश्चन में आ गई, तो फिर आपने ये वाला, तो ये वाला, तो ये हमारा
क्वेश्चन आ गया तो ऊपर वाला करना आपने सारा ये करना लिख देना, ये हमारा आंसर। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, साथ में आपने ये वर्ड्स करने हैं, पेपर में 1 मार्क्स में आते हैं। ये लिवरे आ गया कि 1794 से पहले यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस कब बंद होगी? 1794 में। क्वेश्चन आ जाएगा ये करेंसी बुक कब बंद हुई थी करके। क्लर्जी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन चर्च, जो चर्च के स्पेशल जो काम करते हैं, प्रीस्ट वगैरह, पादरी वगैरह आ गए, फादर वो आ गए। फिर उसके बाद आ गया टिथ के आ गया, टिथ या टिथ के आ गया टैक्स कौन लगाता है? चर्च लगाती है उस समय फ्रांस में। कितना है? 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर। जितनी प्रोडक्शन हुई, अगर 100 केजी किसी घर में ग्रेन्स हुए हैं फील्ड में तो 10 केजी टैक्स देना पड़ेगा। फिर टेल वाला आ गया, ये कपूर क्या होता है? जो टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, स्टेट में गवर्नमेंट को टैक्स देना। तो ये आपने लर्न करना है, ये पेपर में आएंगे। चलो आगे चलते हैं जी। ये देख लो, ये फोटो में क्या हो रहा है? ये गरीब बंदा है थर्ड स्टेट का, ये जो अमीर है नोबल, उसको टैक्स दे रहा है, ये सारा टैक्स दे रहा है। दिखाया कि ये स्पाइडर है, ठीक है, और ये मक्खी है, ठीक है। तो मतलब मक्खी का सारा खून ये चूस रहा है, स्पाइडर चूस रही है। अब आगे अगला क्वेश्चन हमारा आगे, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इसका एक ही क्वेश्चन बनता है हमारा। यहाँ तो हाँ ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लेन स्ट्रगल टू सर्वाइव, यहाँ फिर आ जाएगा एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि जब सब्सिस्टेंस माने जीना, जब जीना ही मुश्किल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यहाँ लिखा हुआ अगर 1 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है, फिर आप इतना लिखना है। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, रोटी जो सिंपल खाना पीना है जीने के लिए वो भी नहीं मिलता, तो उसको बोल देते हैं हम लोग सब्सिस्टेंस। तो ये इसका मीनिंग है, ये करना है। अब यहाँ पे ये दोनों, चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और ये वाला आ जाए, दोनों और क्वेश्चन है, जो भी आगे हमारा आंसर ये वाला हमारा सारा पहला आंसर है। अगर 3 मार्क्स में आ जाए चाहे 5 मार्क्स में आ जाए। अब इसमें आपने क्या करना है? इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन है उस समय कब की बात हो रही है? 1715 की। उसमें पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, वो बढ़ते कितनी होगी? 28 मिलियन पॉपुलेशन होगी, ठीक है। कब की बात हो रही है? 1789 में। तो जब पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि लोग फूड ग्रेन्स ज्यादा मांगेंगे, फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती करके यहाँ हमने कर दिया इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, लेकिन जो फूड ग्रेन्स है उतनी क्वांटिटी में बढ़े नहीं करके, ठीक है। फूड ग्रेन्स कम है, डिमांड ज्यादा है, तो नेचुरली रेट ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो रेट ज्यादा हो गए फूड ग्रेन्स के, और लोगों की तनख्वाह थी वो फिक्स वेजेस से, वो बढ़ने रहे थे। रेट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे चीजों के, और जब लोगों की तनख्वाह बढ़ नहीं रही करके, तो फिर क्या है, बहुत ज्यादा गैप आ गया, जो कमाई में और खर्चे में बहुत ज्यादा गैप आ गया। पढ़ते हैं क्या होता है? तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, सो प्राइस ऑफ ब्रेड जो लोगों का मेन खाना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई करके। मोस्ट वर्कर्स वो क्या थे? लेबरर्स थे, पर फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी फिक्स वेजेस थे, बट वेजेस तो बढ़े ही नहीं जितने जितने हमारे में महंगाई हो गई है। सो गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, गरीब और अमीर में गैप है बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो कह रहा कि तो सबसे ज्यादा हाथ कब खराब होती थी? जब ड्रॉट या हेल्स, जब सूखा पड़ गया, हेल मतलब गड़े, जब गड़े पड़ गए सारी क्रॉप्स खराब हो गई, तो और क्रॉप्स तो रही नहीं और लोगों की हालत खराब हो गई, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन वाज नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये जो चीज है ना, ये कह रहा आम ही ओल्ड रिजीम में होती रहती थी। ओल्ड रिजीम क्या होता है? 1789 से पहले वाला जो पीरियड होता है फ्रांस था, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? ओल्ड रिजीम। The period before French Revolution, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई है? 14 जुलाई 1789। The period before the 1789 is known as old regime। तो ये तो 1789 से पहले, रेवोल्यूशन से पहले ये आम बात थी, ऐसे लोग भूख से मरते रहते थे। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे आ जाओ, अब आ जाओ। हाँ जी,
अब ये इस पेज के दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिडिल क्लास और दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ आता है कि राइट ए नोट ऑन मिडिल क्लास। वो ये कहना है कि जो गरीब लोग थे, थर्ड स्टेट थी, थर्ड स्टेट में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ओवरसीज ट्रेड करके बाहर फॉरेन कंट्री में सामान बेच के अपने आप को अमीर बनाया। जब वो लोग अमीर हो गए तो फिर उनका थोड़ा उनका दिमाग खुल गया, तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कि ये जो चर्च वाले हैं, नोबिलिटी है, क्लर्जी है, ये क्यों कहते हैं कि हमारी फैसिलिटी, व्हाई डू दे हैव प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ? उनको फैसिलिटीज क्यों मिल रही है बाय बर्थ के ऊपर? वो कहना नाम है कि पर्सन की पोजीशन है, पर्सन पोजीशन शुड बी डिटरमाइंड बाय मेरिट रादर देन द बर्थ। बर्थ के बेस के ऊपर, जन्म के ऊपर नहीं कि एक बंदा हाई फैमिली में पैदा हो गया तो उसको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, और एक गरीब फैमिली में पैदा हो गया तो उसको फैसिलिटी कोई मिलेगी नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। जब भी बंदे को पोजीशन अपने जो मिला है फैसिलिटी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म पे मिलेगी। इसको पढ़ लेते हैं अभी। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने हमने लिखना है कि ठीक है, राइट ए नोट ऑन, ये हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, राइट ए नोट ऑन मिडिल क्लास। यहाँ पे लिखा है मिडिल क्लास, देख लें, ठीक है। तो राइट ए नोट ऑन मिडिल क्लास, तो मैं लिख देता हूँ फिर, नोट ऑन मिडिल क्लास, ठीक। तो यहाँ से ये मिडिल क्लास दिखाई हुआ मिल गया, ओके। यहाँ से आंसर शुरू हो गया। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 18th सेंचुरी विटनेस मैंने सॉन्ग 18th सेंचुरी क्या देखा कि नया सोशल ग्रुप आ गया है, उसका नाम क्या है? मिडिल क्लास। उन लोगों ने अपने पैसे कैसे कमाए हैं, कैसे अपना ओवरसी फॉरेन ट्रेड करके पैसे कमाए हैं, और फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कौन सा ये सामान बेच के उन लोगों ने ये सिल्क और वूलन बेच के पैसे कमाए हैं, ठीक है, और रिच बन गए सारे। रिच बनने के बाद क्या हो गया अब वो, और इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, थर्ड स्टेट इंक्लूड, इसमें ये भी आ गए, प्रोफेशनल लॉयर्स, ये लोग भी आ गए। ये सारे क्या थे? पढ़े लिखे लोग थे। एंड उन्होंने क्या कहा कि नो ग्रुप ऑफ स्टैटिस शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्थ, रादर पर्सन सोशल पोजीशन शुड बी डिटरमाइंड बाय मैरिट। इसका मतलब क्या है कि वही पहले मैंने बता ही दिया कि जो बंदे की पोजीशन है उसको फैसिलिटीज मिलेंगी, बर्थ के नाम पे नहीं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन मिडिल क्लास, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा अब शुरू होने लगा है, ठीक है। और वो आ गया हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन आ गया रोल ऑफ फिलोसफर्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने 9 थिंग्स यू हैव टू लर्न। जब हम पेपर चेक करते हैं तो 9 चीजें हम लोग चेक करते हैं। इसमें क्या चेक करते हैं? नंबर 1 कि 3 फिलोसफर्स, उनके नाम हम करेंगे, रूसो, लॉक, मोंटेस्क्यू, 3 फिलोसफर के नाम होंगे। फिर हम उनकी बुक्स के नाम करेंगे, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, 6 चीजें होगी। और अगली 3 चीजें लर्न करेंगे कि उन बुक्स में उन्होंने क्या क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटन द बुक्स। तो ये 9 चीजें हम देखेंगे। लेट्स सी नाउ, अब ये आ गया, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि यहाँ से सीधा कर दो, जो आइडियाज की ऐसा सोचना कि एक सोसाइटी ऑन फ्रीडम ऑफ इक्वल लॉज, क्योंकि उस समय इक्वल किसी को फ्रीडम और इक्वल लॉज नहीं थे, तो इनको ये था कि यार ऐसी सोसाइटी भी हो सकती है कि जहाँ पे सारे इक्वल रहेंगे। तो ये फिलोसफर ने सोचा ऐसा, द आइडियाज that efficient strategy based on freedom and equal laws and opportunities for all, ये आइडियाज, ये इक्वल सोसाइटी वाला आइडिया किसने दिया? पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स। कौन सा? जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, जो खाली रूसो भी बोल दो आप तब भी काम चल जाएगा। तो रूसो ने इसमें जो लॉक है, लॉक की किताब लर्न कर लिया। मतलब लॉक की किताब का नाम क्या है? लॉक की किताब का नाम ये वाला है, टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट। इस बंदे की बुक का नाम
लॉ की बुक का नाम ये वाला है, ये लर्न करना आप लोगों ने। इस किताब में इसने क्या बोला, इस किताब में इसने बोला लॉक ने क्या कहा, लॉक ट्राइड टू रिफ्यूट, माने कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इस बुक इसका मतलब क्या है, इस किताब में जो लॉक है उसने किताब लिखी, ये किताब का नाम आ गया। इस किताब में उसने ये कहा, जो क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, प्रिंसिपल, डॉक्टर में प्रिंसिपल, कौन सा रूल, डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, कि राजा कहता था मैं भगवान का बंदा हूँ, ठीक है, मुझे भगवान ने भेजा है, मैं आप सबके ऊपर रूल करने के लिए। तो उसने लॉक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फालतू में बोल रहा है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हमको बेवकूफ बना रहा है। तो लॉक ने अपनी बुक में ये वाली बातों को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, आगे चलते हैं। मोनार्क में जो किंग, तो ये सारी बातों को उसने क्रिटिसाइज किया, ये उसकी बुक में लिखा है, लॉ की बुक में। अब रूसो ने अपनी बुक में, रूसो की बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी पेपर में आ जाएगा कि रूसो की बुक का नाम क्या था, आगे बुक में लिखा हुआ है, अगले पेज पे लिखा है। रूसो ने अपनी बुक, कौन सी बुक में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट होएगी जो कॉन्ट्रैक्ट होएगा किसके बीच में, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो नेता के बीच में, लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा एक गवर्नमेंट के बीच में, वो किसने बोला, रूसो ने। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक, अब थर्ड पॉइंट आ गया, मोंटेस्क्यू एक तीसरा बंदा है स्कॉलर, उसने कौन सी बुक लिखी है, स्पिरिट ऑफ लॉस। उसने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर डिवाइड होगी, तीन लोगों में डिवाइड होगी गवर्नमेंट की पावर्स। वो कौन सी तीन लोगों में डिवाइड होगी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो मोंटेस्क्यू ने कहा इस किताब में कि डिवीजन ऑफ पावर होगी गवर्नमेंट में, इसके बीच में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये वाला मॉडल है, बाद में किसने अडॉप्ट किया, अमेरिका ने अडॉप्ट किया था ये वाला, जब वो फ्री हो गए थे। किससे फ्री हुए थे, ब्रिटेन से। अमेरिका में शुरू में कितनी कंट्री स्टेट्स थी, 30 स्टेट्स थी। बाद में ये सारी 30 मिलके इकट्ठा ग्रुप बना लिया, उसका नाम क्या रख दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों क्यों जुड़े क्यों थे, क्योंकि हमारे ऊपर दोबारा इंग्लैंड हमला ना करते, हमें इंग्लैंड दोबारा अपने अंडर ना ले लें, इसलिए ये मिलके अपना ग्रुप बना लिया। तो ये हमारा हो गया 3 फिलोसफर्स और उनकी बुक्स के नाम हो गए। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म। अब इसका जो इफेक्ट क्या पड़ा, अगर 3 मार्क्स में ये आएगा तो 2 मार्क्स में ये वाला होके तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि जो फिलोसफर्स ने आइडियाज दिए थे उसका इफेक्ट क्या पड़ा। उसका इफेक्ट पड़ा कि आइडियाज, जो फिलोसफर्स के आइडियाज थे वो डिस्कस होने शुरू हो गए, लोगों ने डिस्कस होने शुरू कर दिए, वही ये रूसो ने ऐसे बोला है, ठीक है, और ये और मोंटेस्क्यू ने ऐसे बोला है, और वो लोग कहता है राजा हमको बेवकूफ बनाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कोई भगवान का बंदा नहीं है। तो ये सारी बातें कहाँ डिस्कस होनी शुरू होगी, ये शुरू होगी सैलून एंड कॉफी शॉप पे डिस्कस होनी शुरू होगी। सैलून मतलब बार्बर शॉप, वहां पे डिस्कस होनी शुरू हो गई और आम लोगों एंड स्प्रेड अमंग द पीपल, लोगों के अंदर फैलनी शुरू हो गई। कैसे, थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। एंड जो लोग रीड अलाउड, ऊंची पढ़ के भी सुनाते थे कुछ लोग, किनके लिए, और जो हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकते उनको वो लोग ऊंची पढ़ के सुनाते थे। तो ये सारा हो गया। तो ये आगे इफेक्ट 2 मार्क्स में आ सकता है। तो 3 में हमारा ये वाला आ गया, प्लस 2 में ये वाला आ गया, तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आ सकता है, या अकेला वो 3 में आ जाएगा या 2 में आएगा, ऐसा भी आ सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बॉक्सेस क्वेश्चन कर लें, इसको रहने दो। अब ठीक है, अब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे यहाँ आता है ये क्वेश्चन, व्हाई लुइस 16 had to increase taxes। और ये क्वेश्चन आता है तो हमने जब फर्स्ट पेपर में लिखा था कि उस समय वो गद्दी पे बैठा, सारा खजाना खाली था और सारे पैसे खत्म हो गए थे, तो ये
वो वाला क्वेश्चन फर्स्ट पेज वाला ये लिखना है आप लोगों ने। वाई ही हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस, टैक्स क्यों बढ़ाने पड़े? खजाना सारा खाली था, क्यों खाली था वो हमने पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा एक आता है कि स्टेट जनरल, व्हाट इज स्टेट जनरल, ये क्या होती है? स्टेट जनरल क्या होती है? अब इसका आंसर आ गया कि स्टेट जनरल क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 स्टेट्स आके मिलती थी, अपने बंदे भेजती थी सैन्य, ठीक है, और सिर्फ मोनार्क ही डिसाइड करता था कि ये कब मीटिंग कब करवानी है। तो ये 1 मार्क्स में आया था क्वेश्चन कि जो स्टेट जनरल की मीटिंग है पहले कब हुई थी? 1614 में हुई थी। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया। बाकी 1 मार्क्स क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज स्टेट जनरल, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया। मीटिंग का नाम है जो मीटिंग होती थी पॉलिटिकल बॉडी। अब हुआ क्या, जब हमने पढ़ लिया कि राजे ने टैक्स बढ़ाने थे, ठीक है, टैक्स बढ़ाने के लिए उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी, तो अब उसने बुलाई मीटिंग। कौन सी मीटिंग बुलाई? स्टेट जनरल की। अच्छा, स्टेट जनरल की मीटिंग में अगर आपको लगता है, दिमाग में आया, अगर आपको लगता है कि आप लाइन टू लाइन बहुत, अभी तो स्टार्टिंग में तो टाइम है, तो लॉन्ग वीडियो लाइन टू लाइन आप देख सकते हो करके। अगर पेपर पास में आ जाते हैं, टाइम इतना नहीं है, तो एक वन शॉट 30 मिनट्स की वीडियो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वन शॉट वो भी देख सकते हैं इन शॉर्ट। उसमें पीपीटी बनी होगी, तो पिक्चर्स बनी होगी, तो आपको मतलब एक बार डिटेल में देखा होगा, तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर वो 30 मिनट्स वाली वीडियो वन शॉट देख के काम कर रहा हूँ, आपको सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। चलो आइए, तो तो ये स्टेट जनरल की मीटिंग थी। अब देखते हैं क्या हुआ। पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ तो आया था कि डिस्क्राइब द इवेंट्स कि 5 मई 1789 को क्या हुआ, वो सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब करो। यहाँ फिर स्टेट जनरल की मीटिंग डिस्क्राइब करो। तो वो हम ये आते थे, लुई 16 कॉल्ड टुगेदर, एक मीटिंग बुलाई उसने, ठीक है, कि मैंने न्यू टैक्स बढ़ाने हैं। अब एक बहुत बड़े मतलब स्प्लेंडर मतलब लॉर्ज बिग हॉल में उसने वर्साई जो वहां पे जहां रायगढ़ महल था, तो वहां मीटिंग बुलाई, सारे बंदों को बुलाया। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट 300 बंदे भेजे, वो कहा वो खड़े कर दिए, वो बैठ के सीट्स पे ऐसे और ऐसे, इधर 300 पर बैठ के और इधर भी 300 बैठ के, ऐसे चेयर्स पे बैठ के, ठीक। और उस जो 600 मेंबर्स थे वो सेंटर में पीछे ऐसे वो खड़े हो गए थे। तो 300 बंदे इधर बैठ गए, 300 बंदे फर्स्ट सेकंड स्टेट थे, और वो जो इधर है इधर लोग खड़े हो गए, लोग खड़े हो गए, थर्ड स्टेट के लोग खड़े हो गए। तो इसमें थर्ड स्टेट में आए कौन थे? जो पढ़े लिखे लोग थे वो आए थे। पीजन आर्टिस्ट वो में थे, उनको उन्हें गरीब लोगों को एंट्री थी नहीं, बस उनके 40,000 लेटर्स आए थे। ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि कितने लेटर के थ्रू वो भेजे थे उन्हें, कितने भेजे। ये तो हो गया कि मीटिंग। फिर हम देखना कि मीटिंग में हुआ क्या था। मीटिंग में ये हुआ था, यहाँ पेपर में क्वेश्चन आता है कि उस मीटिंग से लोग बाहर चले गए थे, या कौन सी विच डिमांड ऑफ द स्टेट जनरल वाज रिजेक्टेड बाय द लुई 16। लुई 16 ने कौन सी डिमांड है जो लोगों की नहीं मानी थी करके। अब वो सुनो समझ सिस्टम क्या है। पहले क्या होता था, जब भी राज्य ने टैक्स बढ़ाने ना, तो सिस्टम ये था 3 वोट पड़ते थे, एक फर्स्ट स्टेट की, सेकंड की, थर्ड की। टैक्स बढ़ाने का राजा पूछ रहे, हाँ जी बताओ टैक्स बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने हैं। फर्स्ट स्टेट को क्या है, उनको तो प्रॉफिट ही हो रहा है, वो कहते हाँ जी टैक्स बढ़ा दो। सेकंड स्टेट से पूछेंगे बढ़ा दिए, हाँ सेकंड स्टेट में बढ़ा दिए, नोबल जमींदार वो भी लोगों से टैक्स लेते हैं, मैं हाँ जी बढ़ा दो। तो गरीब से पूछेंगे थर्ड स्टेट से टैक्स बढ़ाए, वो कहेंगे नहीं बढ़ा रहे। एज फर्स्ट 2 states say yes, the third state say no, तो majority 2 states say yes बढ़ा दो, तो राजा क्या करता था, टैक्स बढ़ा देता था। ये सिस्टम चल रहा है, सदियों से ये चला रहा था। The king was thinking the same system will be adopted now, but फर्स्ट टाइम पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया है 1 पर्सन 1 वोट का आइडिया इस मीटिंग से आया। उस समय जब मीटिंग हुई थी, कब की बात हो रही है, ओवर 5th मई पढ़ा में। तो जब वो मीटिंग हुई है,
तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ नहीं जी अब 1 पर्सन 1 वोट होगा, थर्ड स्टेट की वोट ज्यादा है तो उनकी बात मानी जाएगी। तो राजा कहता नहीं हमने ऐसे नहीं मानना। तो फिर सभी लोग क्या है वो उस मीटिंग से बाहर चले गए। ये पहले में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वोटिंग इन द स्टेट जनरल, जब भी वोटिंग होती थी ना वो कैसे होती थी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। कौन सा रूल था कि ईच स्टेट हैज वन रूल, हर स्टेट का एक वोट होगी। इसमें भी लुईस 16 ने यही सोचा क्या कि मैं सेम ऐसे ही करूंगा। और जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के उन्होंने क्या डिमांड कर दी कि अब जो मीटिंग करनी है ना वो ऐसे नहीं करनी है, अब क्या करना है ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, सबकी एक वोट होगी करके। अब ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया है ये किसने दिया था, रूसो ने दिया था। किसने दिया था, अपनी बुक। कौन सी बुक आ गई उन्होंने पहले पढ़ लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राजा ने बात मानी, रखा बात मानेगा। तो किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल और सारे बंदे हैं वॉर्म आउट होके सारे बाहर आ गए, गुस्से में आके सारे बाहर आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि राजे की कौन सी डिमांड है, विच डिमांड ऑफ द पीपल वर रिजेक्टेड बाय द किंग। तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया यहाँ पे। अब आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है, ये आ गया टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट, ठीक है, ये आया था अब हमारा क्वेश्चन नोट ऑन। फिर वो लोग सारे बाहर आके दोबारा उन्होंने उससे मीटिंग की। उन्होंने मीटिंग कहाँ की, इंडोर टेनिस कोर्ट। तो क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन। तो वहां पे इन्होंने इकट्ठे मिलकर मीटिंग की और मीटिंग में कसम उठाई कि हम लोग क्या है जब तक राज्य की पावरें खत्म नहीं कर देते तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और अपने को कह दिया कि हम लोग नेशनल असेंबली है, हम लोग पार्लियामेंट है, जो हम कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से करते हैं क्या हो गया। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो क्या कहते, वो कहते कि हम लोग पूरे फ्रांस के स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 20 जून को सारे इकट्ठे हो गए। कहाँ इकट्ठे हो गए, इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट। कहाँ पे, वर्साइल। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया हम नेशनल असेंबली है और कसम ली उन्होंने, सो उन्होंने कसम ली नॉट टू डिस्पर्स, हम हिलेंगे नहीं जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते एंड राज्य की पावरों को लिमिट नहीं कर देते, कम नहीं कर देते, ना किंग, जब तक किंग की पावरों को हम लोग खत्म नहीं कर देते, ठीक है, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब ये हो गया क्वेश्चन हमारा टेनिस कोर्ट होती। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि इसी के बीच में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि व्हाट डू यू नो अबाउट, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट मिराबियो एंड एबीसीएस। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इनके बारे में आपको क्या पता है, राइट ए नोट ऑन। मिराबियो कौन था, ये बंदा था नोबल फैमिली से था, ठीक है, सेकंड स्टेट से था, ठीक है, पर वो था कि नहीं, वो कह रहा अच्छा बंदा था, वो कह रहा ये सारी फैसिलिटीज है, प्रिविलेजेस जो मिलते हैं ना मीरों को, जमींदारों को, ये बंद होने चाहिए। उसने एक मैगजीन भी चलाई है, ठीक है, और पावरफुल स्पीचेस भी दी है। तो कहाँ पे, वर्साइल में उसने सारे अच्छे काम किए करके सारे स्पीचेस दी हैं वो की। और उसके बाद जो एपिसिस था, ठीक है, एपिसिस कौन है, एपिसिस है he was a priest, originally priest था। उसने एक पैम्फलेट छापा है, उसका नाम क्या है, ये हमारे 1 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, ये उसका पैम्फलेट का नाम 1 मार्क्स में, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये हमारा। तो ये सिचुएशन चल रही है, ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ शहरों में हो रहा है, शहरों में सब कुछ हो रहा है, लेकिन विलेजेस में तो कुछ और हो रहा है। तो विलेजेस की सिचुएशन देखते हैं, वहां पे विलेजेस को कहते हैं कंट्री साइड। तो लेट्स सी कि कंट्री साइड में क्या कुछ हो रहा है। अब चलो आगे आंसर। व्हाइल नेशनल असेंबली बिजी है वर्साइल में, जहां राज्य का महल है, इसमें बिजी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जो बाकी फ्रांस है वो टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, बहुत ठंड पड़ रही है। क्या प्रॉब्लम है, बहुत ठंड पड़ रही है। ठंड पड़ने से क्या हो गया, हार्वेस्ट बैड, मतलब क्रॉप्स खराब हो गई। क्रॉप्स खराब होने से क्या हो गया, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। जो बेकरी वाले हैं ना, तो बेकरी वालों ने क्या किया, वो सारा कुछ
ब्रेड वगैरह छुपा ली। ब्रेड छुपाने से क्या हो गया, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स में बैठ के भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा। और जो मम्मियों के बच्चे रो रहे हैं और लाइन में लगी हुई है और वो ब्रेड वाले दुकान वाले छुपा के रखे हैं, महंगे रेट में बेच रहे हैं, उनको गुस्सा हो गया और अटैक कर दिया। चलो, the long queues at bakery, crowds, angry women ने क्या कर दिया, stormed into the shops, shops पर अटैक कर दिया, ठीक है। At the same time, king ने ऑर्डर कर दिया, क्या कर दिया, to move into Paris। 14 जुलाई जो गुस्से वाली एजिटेटेड क्राउड है, उसने क्या कर दिया, destroy the Bastille। तो Bastille क्या देता है, फ्रेंच में Bastille क्या देते हैं, ठीक है। तो Bastille भी बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक, कि डिस्क्राइब द कंडीशन इन द कंट्री साइड। ये कंडीशन है, या व्हाई डिड पीपल अटैक ऑन द बस्टाइल। अब वो जो था ना फर्स्ट पेज में छोड़ा था कि बस्टाइल पे अटैक है, अब वो पढ़ते हैं। अब लोगों ने अटैक कर दिया, उस अटैक पे क्या कुछ हुआ है वो पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं उस अटैक पे क्या कुछ हुआ था। स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज आ गया, फर्स्ट पेज में आ गए। हाँ जी, तो उसमें हमने करना है स्टार्टिंग पेज में, ये हमारा पेज आ गया, ठीक। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल या बस्टीन, तो यहाँ पे आप करो डिस्क्राइब या एक्सप्लेन स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल। और यहाँ फिर अटैक ऑन द, डिस्क्राइब द अटैक ऑन बस्टील। तो ये आप अटैक बताना है। अब इसका आंसर यहाँ पे है वही कि जब मम्मी को खाना नहीं मिला तो लोग क्यूज में लगी है, तो उन्होंने अटैक शॉप पे अटैक कर दिया, राजे ने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया, तो वो सारी कहानी हम पढ़ने लगे लोग। तो यहाँ से देखते हैं कि बस्टील पे अटैक कैसे लोग करते। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई थी, तो हमने कहा 14 जुलाई 1789, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आई है। मेरे दिमाग में ये आ गया कि इस 14 जुलाई 23 को, अभी आज है 1 अगस्त, हाँ, तो 15 दिन पहले अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो फ्रांस में गए थे 14 जुलाई को, 15 दिन पहले। उन्होंने क्या किया था, फ्रांस वालों ने अपना डे बनाया। कौन सा डे बनाया, ये बस्टील डे 14 जुलाई को। जैसे हमारा रिपब्लिक डे होता है, तो उनका क्या है, उनका बस्टील डे होता है। तो पूरे वर्ल्ड में से एक बंदा चीफ गेस्ट चूज करते हैं, तो वी आर लकी कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया। तो हमारी तीनों आर्म फोर्सेज है, वहां पे जाकर उन्होंने परेड भी की है। तो इट्स अ प्राइड मूवमेंट फॉर द इंडियंस, फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ प्राइड मूवमेंट, ठीक है। तो 14 जुलाई ये मैं सब क्यों बताया कि आप भूलो ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई थी, 14 जुलाई को आई थी, ईयर 1789। तो वहां पे हुआ क्या, सिटी ऑफ पेरिस, वहां पे बहुत टेंशन है। किंग ने ऑर्डर कर दिया, ट्रूप्स मैंने आर्मी को ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर किया, किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी, जाओ शहर में जाओ। र्यूमर्स फैल गई, खबरें क्या फैल गई कि राजा है, राजे के बंदे हैं, वो लोगों को फायरिंग करने लगे हैं। तो फिर लोग गुस्से में आ गए, 7000 मैन वीमेन सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या किया, पीपल्स मिलिशिया अपनी आर्मी बना ली, छोटी सी आर्मी बना ली करके, और आर्मी बना के वो आर्म्स लेने के लिए इधर उधर भागने शुरू हो गए। आर्म्स इकट्ठे करने शुरू कर दिया उन्होंने, जो सारे लोगों ने आर्म्स में हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिया। फाइनली 700 पीपल वो कहाँ गए करके, वो पूरे जो एक प्रिजन थी, जो जिसकी फोटो बनी हुई है, जो डिस्ट्रक्शन की फोटो, प्रिजन थी, फोर्ट था, छोटा सा फोर्ट था, उसका नाम था बेस्टील। तो वहां पे अटैक कर दिया। बियर दे होप टू, लोगों ने किया कि वहां पे एम्यूनिशन हथियार वगैरह बड़े होंगे, लोगों ने अटैक कर दिया। अटैक में क्या हो गया, कमांडर था वो मर गया वहां का, तो प्रिजनर्स थे वो सब छिड़वा लिए। कितने प्रिजनर्स थे, 7 प्रिजनर्स थे। कितने प्रिजनर थे, 7 प्रिजनर्स थे। और बस्टील वाज हेटेड बाय ऑल,
सारे लोग उसको उसको बशीर को नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि राजा वहां पे सबको कैदी बना के रखता था। इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई वाज बस्टिल हेटेड बाय ऑल? तो आपने आंसर क्या है? ये वाला आंसर है, बिकॉज़ इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया, उसको उसके जो टुकड़े थे वो मार्केट में बेच दिए। ठीक है, दोज हु विश टू कीप देम एज ए सोवेनियर, मतलब अपनी यादगार के तौर पे जो रखना चाहते थे, तो इसलिए वो बिकने शुरू हो गए टुकड़े सारे। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। डिस्क्राइब द अटैक ऑन बस्टिल और द स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टिल। इसलिए मैंने शुरू में नहीं करवाया, अब आ गया। अब क्या हो गया? ये तो हो गया, ये हो गया शहर में, पेरिस में अटैक कर दिया लोगों ने डिसाइड किया। और ब्रिजेस में क्या है? ब्रिजेस में लोगों को ये न्यूज आ गई, आगे पढ़ाता हूँ। पहले आगे आ जाते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है। आपको पता तो हम पढ़ना कहाँ से है, फिर मैं वो पढ़ाता हूँ। जहाँ पे मैं छोटा था वहीं पे आ रहा हूँ दोबारा। ठीक, तो ये खबर ये फैलती कि जो विलेजेस में जितने भी जो नोबल्स हैं, वो जमींदार हैं, उन लोगों ने क्या कर लिया है? जमींदार ने गुंडे हार कर लिए। ये आ गया। ठीक, तो इसका हमारा क्वेश्चन आता है, यहाँ ये लिखा हुआ है द ग्रेट फियर, द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर, एक्सप्लेन डिस्क्राइब या राइट ए नोट ऑन स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर। तो ये देखो पूरे फ्रांस में सब कुछ हुआ था, वो क्या कुछ हुआ था आपने वो पढ़ना है। अब ये आ गया, ये हमारा आंसर है, यहाँ पर ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन हमारा ये वाला आ गया, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर। अब इसका आंसर हमारा ये वाला हमारा आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है ये वाला। इन कंट्रीज एंड विलेजेस में क्या खबर ये फैल गई, विलेज टू विलेज खबर क्या फैल गई कि मैनर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। मैनर क्या है? अ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड, जो वहाँ पे जमींदारों की हवेली वगैरह लगा, तो वहाँ पे हवेली में क्या हुआ? वहाँ पे जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया? दे हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेड्स, गुंडों का ग्रुप, उन्होंने गुंडों का ग्रुप हायर कर लिया है। ठीक है, और दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय जो उनकी क्रॉप्स है, फार्मर्स की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। जब उनको लोगों को ये खबर मिली कि हमारी जो सारी क्रॉप्स है गुंडे सारे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, तो उनका दिमाग खराब हो गया, तो वो बहुत गुस्सा है, हमारी जमीन में पानी फिर लगाए होते। इसलिए गुस्से से पागल होके तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो भी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट थे, होज, पिच फोर्क, ठीक है, जो भी उनके एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट के नाम है, वो अटैक कर दिया, चैटक्स पे अटैक कर दिया। वो क्या होता है? जहाँ पे कैसल और हवेली, वहां पे अटैक कर दिया, जहाँ पे जितने भी जमींदार वगैरह रहते थे। दे लूटेड द होल्डेड ग्रेन्स, जो भी ग्रेन छुपे हुए थे सारे ग्रेन्स को उन्होंने लूट लिया। दे लूटेड द होल्डेड ग्रेन्स, और उन्हें और जो जितने भी और बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द मैनुअल ड्यूज, और जितने भी वो थे ना कि सारे डॉक्यूमेंट थे, जिस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि इसने ने सारा हिसाब किताब किसने कितने पैसे देने हैं, तो सब आग लगा दी, कोई खर्चे बोझे कुछ नहीं, सब खत्म। जो सारे नोबल्स थे वो डरते मारे भाग गए। कहाँ भाग गए? नडेवी करते से वहां जाके भाग गए। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वो क्या है, तो राजे को बढ़ गई टेंशन कि शहरों में भी, सिचुएशन को इमेजिन करो, तो राजे को टेंशन बढ़ गई कि शहरों में भी, विलेजेस में भी लोग तो सारे आग लगा रहे हैं, लाइन दंगे कर रहे हैं। तो राजा लोगों कहता जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन सारा ये लड़ाई झगड़े ये सब बंद करूंगा। अब सारी पावर किसके हाथ में आ गई है? अब लोगों के हाथ में थोड़ी पावर आ गई है। तो अब देख, सारी तो नहीं आई है, थोड़ी सी पावर आई है। अब देखते राजा सब मान गए। अब राजा ने अब आ गया कि फेस विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स व्हेन पीपल, लोगों की पावर के आगे जो राजा है वो, अब उसने हार मान ली। राजा ने हार मानने के बाद फिर क्या कहा उसने? लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली, उसे कहते ठीक है भाई आप लोगों की नेशनल असेंबली है, एक्सेप्टेड है, ठीक है। और उसने क्या किया? ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स
मेरी पावर चेक करनी कर लो, आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और 4 अगस्त नाइट को असेंबली ने पास कर दिया, और ऑर्डर कितने में ऑर्डर, तो इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, फ्यूडल सिस्टम सारा खत्म, टैक्सेस सारे खत्म, फ्यूडल सिस्टम मतलब जो जमींदार पैसे लेते थे सब सिस्टम खत्म। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, क्लर्जी मतलब वही प्रीस्ट वगैरह, उनकी कोई कोई उनकी फैसिलिटीज नहीं है, सारे उनका जो उनको फैसिलिटीज मिली है सब खत्म। ये जो भी टैक्स थे तेल वगैरह टैक्स थे हमने फर्स्ट लेने पड़े थे, सारे टैक्स क्या हो गए, अबॉलिश हो गए, बंद कर दिए होंगे। चर्चेज वर कॉन्फिस्केटेड, सब कैप्चर कर लिए होंगे चर्चेज वगैरह, ठीक है। और गवर्नमेंट को मतलब जो लोगों को इतने पैसे का उनको वो खजाना सारा मिला है, इतने पैसे का खजाना मिला उनको। तो ये सारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो लोगों ने जो न्यू असेंबली बनी है उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए, क्या स्टेप लिए, उन्होंने ये लिया सारा कि टैक्सेस खत्म कर दिए, जो क्लर्जी हैड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, थे अबॉलिश, ये सारा चर्च चूस ये सब बंद कर दी। तो ये सारा कुछ किया है कि न्यू असेंबली आई है, उन्होंने क्या काम किए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिख दो हाउ फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यहाँ आ गया हाउ। अब प्लस समझ लो डिफरेंस क्या होता है, मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में डिफरेंस क्या होता है। मोनार्की का मतलब होता है कि रूल ऑफ द किंग, वेयर किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स, सारी पावरें राज्य के पास होती है, व्हाटएवर द किंग सेज ऑल हैव टू एक्सेप्ट, सबको सारी बातें माननी पड़ेगी और राज्य के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ये होती है कि जब राजा सिर्फ नाम का होता है, सारा काम सारी पावरें लोगों के हाथ में होती है, पार्लियामेंट के हाथ में होती है, और राजा सिर्फ नाम का होता है। जहाँ नाम का राजा होता है, ठीक है, उसके पास पावर नहीं होती है, पावरलेस राजा इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जब राजा के पास पूरी पावर हो तो उसको बोलते हैं मोनार्की। अब पहले राज्य के पास, फ्रांस में राज्य के पास पूरी पावर थी, तो फ्रांस में क्या था, मोनार्की। अब क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, तो राज्य की पावर कम हो गई है, तो पावर किसके पास आ गई, लोगों के पास आ गई। अब ये हुआ कैसे, हमने पीछे पढ़ा ही है कि जब लोगों ने रिवोल्ट किया था, राजे ने सारी बातें मान ली थी, फिर जो लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कब बनाया, 1791 में। तो पेपर में ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, तो उस क्वेश्चन में क्या था, उनका मेन एम क्या था, लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, राज्य की पावरें कम हो गई है, ठीक। अब क्या है, पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग एक हाथ में पावर, 1% के हाथ में पावर रहेगी, अब पावरें उन्होंने क्या कर दी, डिफरेंट लोग इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दी। तो जो हमने पढ़ा था, मोंटेस्क्यू ने बोला था पावरें डिवाइड करनी थी पार्ट्स में, तो वो पावरें डिवाइड हो गई, कौन सी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पावर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शंस, थ्री हैंड। This had made France constitutional monarchy। अब इस तरह से फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया, ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी आप डायग्राम देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये वाला आता है कि ये एक्सप्लेन, और क्वेश्चन है ये वाला, और एक ऊपर क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन। अब सारा और इसका ये जो आंसर, वो जो क्वेश्चन हमने किया, ये वाला क्वेश्चन मार्क किया है कि ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन से वाला, ये हमारा क्वेश्चन इसका आंसर है। अच्छा, इसमें अब है क्या, बताना क्या है कि जो फ्रांस के लोगों ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके बारे में बताओ। अच्छा जी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक्सप्लेन करना है। उसमें उन्होंने बता दिया कि दो तरह के लोग आएंगे, जैसे 25 के नीचे वाले सारे लोग, वो क्या होंगे, पैसिव सिटीजन होंगे, और जितने भी जो मेल है, ठीक है, और मेल भी जो 25 के ऊपर वाले हैं उनको राइट टू वोट है, वोमेन तो किसी को भी नहीं है, चाहे वो 25 से ऊपर है चाहे नीचे है, वो भी इसको राइट टू वोट है ही नहीं करके। और वोट भी उसको मिलेगी जो पैसे होंगे उनको वोट मिलेंगे। तो देखते हैं, पढ़ता हूं हम इसको पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा जरा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो फ्रांस के लोगों ने जो अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है 1791 में, उसके अंदर क्या कुछ था। नंबर 1,
कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, वेस्टमिंस्टर गेव, इट गेव पावर टू मेक लॉ नेशनल असेंबली के पास, सारी पावर किसके पास आ गई, नेशनल असेंबली के पास। उनको चूज कौन करेगा, इनडायरेक्टली चूज होगी। सिटीजन क्या करेंगे, सिटीजन वोट करेंगे इलेक्टोरल्स के लिए। यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पढ़ लेते हैं, ये देखो सिटीजन्स, ये एक्टिव सिटीजन्स वोट करेंगे इलेक्टोरल्स के लिए। इलेक्टोरल्स क्या करेंगे, किसके लिए वोट करेंगे, नेशनल असेंबली के लिए। तो ये आगे सिटीजन्स, सिटीजन में कौन होंगे, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स क्या है, उनके पास राइट टू वोट होगा नहीं। पैसिव में कौन आएगा, women, children and youth below the 25, all females, all children, और जो 25 के नीचे वाले सारे इसमें आते हैं पैसिव में। इनके पास तो राइट टू वोट होगा ही, राइट टू वोट नहीं होगा, ठीक। और ओनली किसके पास राइट टू वोट होगा, जो 25 ईयर्स के ऊपर वाले हैं, जो टैक्स देते हैं। कितना टैक्स देते हैं, जो 3 दिन के लेबर की वेजेस के अकॉर्डिंग टैक्स देते हैं, तो उतना टैक्स जो देंगे वही एक्टिव सिटीजन होंगे। एंड दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, वही वोट दे सकते हैं। बाकी जितने भी मैन हैं वो सारी विमेन हैं, विमेन है वो क्या है, पैसिव सिटीजन हैं, वो वोट नहीं कर सकती हैं। और अगर किसी ने इलेक्टोरल के लिए या फिर असेंबली के लिए वोट करना है तो वो बहुत बड़ा टैक्स पेयर होएगा, ज्यादा टैक्स देता होगा तो भी जाके वो वोट डाल सकता है, वैसे वोट नहीं डाल सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। यहाँ पे तो करना है कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को क्या क्या राइट्स मिले थे। कॉन्स्टिट्यूशन या राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू होता है, ये हमारा ये जो डेक्लेरेशन है, डेक्लेरेशन राइट फॉर मैन, मतलब मैन के लिए है, वुमेन के लिए नहीं है डेक्लेरेशन। ये राइट्स मिल गए सारे, राइट टू फ्रीडम स्पीच, बस ये राइट के नाम मिलन करने हैं। और इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट, सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ये छोटा सा क्वेश्चन है कि लोगों को कौन से राइट्स मिले। अच्छा, ये जो बॉक्स है, ये देख रहे हो बॉक्स पेपर में आएगा कि विच राइट्स आर गिवन इन द डेक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन, कौन से राइट्स हैं। तो ये सारे हैं, काफी है ये, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप 5 से ज्यादा करने की जरूरत ही कोई नहीं है, बस एनी 5 कर लो। छोटे वाले कर लो, एक फर्स्ट वाला कर लो, मैन एंड बॉर्न आर मेन फ्री एंड इक्वल राइट्स, फर्स्ट वाला कर लो। जिस सेकंड वाले का सेकंड औखा रहने दो, इसका इतना ही कर लो, द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन, बस इतना ही बहुत है, तभी चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट भी छोटा सा ये भी हो जाएगा, फिफ्थ भी छोटा है, एक आध पॉइंट को ही अपनी मर्जी का कर लो, तो 5 पॉइंट्स हो गए। तो क्वेश्चन है कि विच राइट्स आर गिवन, कौन कौन से राइट्स लोगों को मिले थे डेक्लेरेशन में। ये बॉक्स छोड़ दो। अब ये सिंबल्स हैं 110%, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें सिंबल्स में से क्वेश्चन नहीं आता। आपने सारे सिंबल्स लर्न करने हैं और उन सिंबल का मीनिंग लर्न करना है, हर सिंबल का मीनिंग क्या है। तो चाहे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स में आए, मैथ्स का फॉर्म में आए, एमसीक्यूज में आए, आना ही आना है, कुछ तो आएगा, जब डिफाइन में आ जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में बनाना होगा तो हम ये बनाएंगे करके, ठीक है, कि which political symbols describe the political symbols during flag revolution। broken chain क्या शुरू कर रहे हैं, broken chain में आ गया, ये देख लो, ये chain used to shatter free slaves के लिए है। broken chain stand for the act of becoming free, ये सारे पढ़ लेंगे आप लोगों ने। bundle of rods क्या है कि एक रोड तो टूट जाएगी, ज्यादा टूटेगी नहीं, इसका मतलब यूनिटी होती, स्ट्रेंथ भी होती है। आई विद इन द ट्रायंगल के बीच में आई है और लाइट छोड़ रही है, इसका मतलब क्या है, नॉलेज, स्टैंड फॉर नॉलेज। रेज ऑफ सन विल ड्राइव ऑल द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, अंदर जो अज्ञानता के सारे क्लाउड्स जो सन है वो दूर कर देगा। स्केप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, स्नेक बाइटिंग सिंबल ऑफ एटर्निटी, ये सारे लर्न करने आप लोगों ने। रेड गन क्या है, स्लेव्स पहनते हैं। ये जो फ्लैग के कलर है ना, ब्लू फ्लैग, ये आप लोगों ने कलर सीरियल ऑर्डर में लर्न करते हैं, ब्लू पहले, व्हाइट से रेड, उल्टे पुल्टे लिखे तो मार्क्स कट जाने। अब आ जाओ यहाँ पे, विंग्ड वुमन के आगे पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ को पर्सोनिफाई कर दिया। लॉ टैबलेट ये वाला है, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, ये 10-12 सिंबल है, ये सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक। तो अब आज हमारा थर्ड मॉड्यूल आ गया, देखते हैं बड़ा के छोटा है।
रेन ऑफ टेरर में आ गया, मैं छोटा ही ज़्यादा बड़ा लेकर के 10-12 मिनट में होएगा। अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस आप करते हैं। रेन ऑफ टेरर बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, France abolishes monarchy and becomes republic.